लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार के कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 116 सीटों पर कल मतदान होगा। आपको बता दें कि इस चरण में 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 116 सीटों के लिए कल यानी मंगलवार को मतदान होना है और इनमें पूर्वी त्रिपुरा की एक सीट भी शामिल है जहां 18 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे टाल दिया गया है। तो तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीट पर, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीव पर एक सीट पे मतदान होना है। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है और खास तौर पे जो नजर है उम्मीदवारों पर, उसमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैदान में हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के सीजे चावड़ा से है और उत्तर प्रदेश के रामपुर से बीजेपी की जया प्रदा का मुकाबला समाजवादी पार्टी के आजम खान से है। मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां सपा के मुलायम सिंह यादव मैदान में हैं और पीलीभीत से वरुण गांधी उम्मीदवार हैं। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई के पीपी सुनीर और बीजेपी समर्थित भारत धर्म जनसेना के तुषार वेल्लापल्ली से है। पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, ओडिशा पूरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा मैदान में हैं। तो ये बड़े दिग्गज नेता जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी और ओडिशा के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। इस दौर में विधानसभा की 42 सीटों पर मतदान होना है। ओडिशा में पहले चरण में 28 और दूसरे चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 42 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारियां चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं। आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम वितरण के साथ ही मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे। को उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होना है। इस चरण में करीब 1,76,00,000 लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल है। चुनाव आयोग ने मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए खास मुहिम चलाई है। जिला स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाए गए हैं और उसका जब त्यौहार मनाया जा रहा है तो हर व्यक्ति को उस खुशी में शामिल होना चाहिए। इसीलिए जगह जगह वॉल पेंटिंग कराई गई हैं, प्रोमिनेंट जगहों पर फ्लैक्स लगाए गए हैं, स्कूलों में रैलियां निकाली गई हैं। आपको ताज्जुब होगा कि कासगंज में एक प्रभु पार्क है, उस पर एक साथ पूरे कासगंज निवासियों ने 11,111 दीपों का दीपदान किया और ऐसा भारत का दृश्य बनाया कि जो देखते ही बनता था, बिल्कुल अचंभा था। सारे जितने इंटर कॉलेजेज हैं, जितने जूनियर हाई स्कूल्स हैं, सब में सारे बच्चों ने रैली निकाली। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इनमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत शामिल है। पोलिंग पार्टियों को निष्पक्ष चुनाव के निर्देशों के साथ उनके गंतव्य स्थान पर रवाना कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एकदम शांतिपूर्ण मतदान होगा, डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पूरा प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न होगा और सभी में मतदान करने के लिए और मतदान कर्मियों में और सभी पोलिंग पार्टियों में भारी उत्साह है। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, आजम खान, बीजेपी नेता जया प्रदा, संतोष गंगवार और वरुण गांधी के अलावा शिवपाल सिंह यादव जैसे दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए कल तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन सीटों पर कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, फिरोजाबाद। और चुनाव तैयारियों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और
बिहार मधेपुरा से हमारे साथ अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नवविक्रम, पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट देखी किस तरह की चुनावी तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में कल होने वाले मतदान के लिए। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर खास तौर पे नजर रहेगी। बिल्कुल अभिलाषा, यहाँ पर इस चरण में काफ़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, चाहे वो रामपुर हो, चाहे पीलीभीत हो, बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार है, मैनपुरी में जो भारतीय राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव हैं। इसके अलावा यहाँ सबसे जो इंटरेस्टिंग है इस पूरे चरण में वो ये है कि ये सपा का गढ़ मानी जाती थी सीट, ये पूरी मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं और बरेली। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो गठबंधन के बावजूद यहाँ पर जो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनका प्रभाव काफ़ी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है कि पिछली बार 10 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक बार उन्हें फिर बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसे बढ़ा पाती है या नहीं। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि पिछली बार 80 सीटों में से जो 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, उसमें से 3 सीटें सिर्फ इसी चरण में थी। तो समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती होगी अपने गढ़ को बचाने की। जी अभिलाषा। जी बिल्कुल सही बात आपने कहा कि वहाँ पर अपने ही पार्टी के लोग जो अब अलग हो चुके हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से चुनौती मिल सकती है। बने रहिए आप नवविक्रम हमारे साथ। बिहार की बात करें तो बिहार में तीसरे दौर में सुपौल, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया और झंझारपुर सीट पर कल चुनाव होना है। मधेपुरा हाई प्रोफाइल सीट है और वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश जी, जानना चाहेंगे कि ये चरण कितना अहम है और किस तरह का मुकाबला है। खासतौर पे मधेपुरा की बात करें तो वहां क्या कुछ टटोल पा रहे हैं आप? देखिए, बहुत अहम चरण है। इसलिए अहम चरण है कि मधेपुरा जहां मैं खड़ा हूं, मधेपुरा की पूरी राजनीति जो है वो एक तरीके से कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण रही है लालू प्रसाद यादव के लिए। और महागठबंधन के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही प्रतिष्ठा की सीट है। शरद यादव को यहां से खड़ा किया गया है आरजेडी के सीट से, और ऐसे में नीतीश कुमार का पूरा प्रयास है कि शरद यादव को हरा दे, क्योंकि शरद यादव बीजेपी जब नीतीश कुमार जा रहे थे शरद यादव ने उनका साथ नहीं दिया और शरद यादव पार्टी से निकल गए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए और लालू प्रसाद यादव के लिए, दोनों के लिए ही यह सीट बहुत ही प्रतिष्ठा का है। उसके अलावा इसके बगल में अगर कहें तो सुपौल सीट है जो कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का है, और कांग्रेस और आरजेडी जानती है कि आप गठबंधन में हैं, तो इस मामले में कहें कि कांग्रेस के लिए काफी अहम है। यहाँ 5 सीटों में से 3 सीटें पहले महागठबंधन के साथ थी और उसमें 2 सीटें अगर कहें कि आज के एनडीए के साथ। 2 सीटों में से बीजेपी ने 1 सीट अररिया की दे दी, अपनी जो सीट थी वो उन्होंने दे दिया जेडीयू को। और जेडीयू के जाने के बाद अब बीजेपी के सामने भी चुनौती ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता क्या जेडीयू के जो नॉमिनी हैं उनको पूरी तरह समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक तरीके से कहे कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में जो प्रतिष्ठा की लड़ाई है इसी चरण में होनी है, और इसी चरण में साबित होगा कि जो यहाँ का जो महत्वपूर्ण ओबीसी वोट है, खास करके यादव वोट है, उसमें क्या विभाजन कर पाते हैं। क्योंकि एनडीए की पूरी कोशिश है और एनडीए को आशा ये है कि अगर इस वोटों में वो बड़ा विभाजन कर पाएंगे तो उनको सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि बिहार के अन्य जगहों में भी उनको फायदा होगा। तो इस बात के हिसाब से देखें तो बहुत अहम चरण है ये। चलिए अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समीकरण समझाने के लिए। इस वक्त इस चरण में बिहार के लिए बहुत ही अहम है कल का मतदान। नवविक्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले मतदान को लेकर अहम जानकारी हमारे दोनों संवाददाताओं ने दिया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17 और राजस्थान में 13 सीटों पर मतदान 29 अप्रैल को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दिंडोरी और नंदुरबार में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के निशाने पर विपक्षी दल रहे। प्रधानमंत्री ने नंदुरबार में कहा कि कांग्रेस और एनसीपी राज्य में किसानों को गरीब बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इथेनॉल बनाने की इस बात को यहां बड़े बड़े किसान नेता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर रहा करते थे, कांग्रेस एनसीपी के लोग अपने आप को किसान होने का दावा करते हैं, लेकिन उनको
गन्ने से इथेनॉल बनाकर भी आप अपनी आय बढ़ा सके, इसकी कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी परवाह ही नहीं की। उन्हें इस बारे में पता था, पूरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि अपने गन्ना किसानों को ये नई तकनीक भी लाकर दें। महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की इस चुनाव में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में आ जाने वाला कोई और हो सकता है, मोदी नहीं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देश भर में रैलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह रामपुर हाट में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इसको उखाड़ कर मूल समेत फेंक देना है ये तृणमूल सरकार को। ये विकास को बंगाल की जनता तक पहुंचने नहीं देते। मित्रों, ये बंगाल को तृणमूल के गुंडों का लूट का अड्डा बनाया। आपको सीमेंट खरीदनी, सिंडिकेट को टैक्स दो, सरिया खरीदना है, सिंडिकेट को टैक्स दो, ईंटें खरीदनी है, सिंडिकेट को टैक्स दो, मृत्यु का सर्टिफिकेट चाहिए, उनके गुंडों को टैक्स दो, नौकरी चाहिए, उनके गुंडे को टैक्स दो, मोदी जी ने भेजा हुआ टॉयलेट चाहिए, उनके गुंडे को टैक्स दो। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में भी एक रैली की। रायबरेली के प्रसादपुर में उन्होंने देश के युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। मैं आपको स्टेट से गारंटी करता हूं, 22 लाख नौकरियों को मैं 1 साल के अंदर भर के आपको दिलवा दूंगा। अब वहां नहीं रुकूंगा, ठहर जाओ, ये शुरुआत है। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी पंचायतों में रोजगार देगी। और जो हमारी जो पुरानी मनरेगा की योजना थी, पहले 100 दिन देते थे ना, अब 150 दिन देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अमेठी में स्मृति ईरानी द्वारा जूते बंटवाने की बात को प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपमानजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये अमेठी की जनता का अपमान है। कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने के। ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही हैं। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। जी, हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी।
और दूसरी ओर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रियंका खुद जाकर लोगों की हालत देख लें। अमेठी के लापता सांसद को जनता चुनावों में सबक सिखा देगी। तो कृपया अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म और मानवता हो तो जाकर हरिहरपुर में देख लें कि सच क्या है। लेकिन हरिहरपुर में जाकर देखने के लिए पहले लापता सांसद से पूछना पड़ेगा उनको कि हरिहरपुर है कहाँ। तो मेरा बस इतना ही मानना है कि लापता सांसद को जनता जान चुकी है और कमल का बटन दबाना ठान चुके हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7वें और आखिरी चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीट पर 19 मई को मतदान होगा। 7वें चरण के लिए 29 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 अप्रैल को होगी और 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 मई को होना है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। उन्नीस मई को 7वें चरण के 59 सीटों पर मतदान होगा। 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8, जबकि हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा।